तो कैसे हो मेरे 2025 यूपी बोर्ड के योद्धाओं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र सिविक्स का एक ऑफिशियल मॉडल पेपर आप सभी के लिए लेकर आया हूं। जितने भी स्टूडेंट इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में 1 मार्च 2025 को नागरिक शास्त्र का पेपर देने वाले, हम उन सभी स्टूडेंट के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के द्वारा जारी हुआ ऑफिशियल पेपर लेकर आया हूं, जो आपके इस बार 1 मार्च के पेपर में 100% ऐसे ही पेपर आएगा जो ये ऑफिशियल पेपर बोर्ड ने जारी किया है। ठीक है, नागरिक शास्त्र का पेपर है, तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 1 मार्च को पेपर देने वाले हैं, एक बार ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन है जो कि बोर्ड ने जारी किया है, तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट तो ही होगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि भैया बोर्ड ने जारी किया है और हर साल अपना बोर्ड भैया पेपर जारी करता है, तो इससे लगभग क्या है 60 से 70% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कराता हूँ या मॉडल पेपर के थ्रू, सभी का क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन मैंने तैयार किया है इसी पेपर में सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बोर्ड के द्वारा जारी, भैया याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए 100 नंबर का आपका पूर्णांक होता है नागरिक शास्त्र में। विषय आपका नागरिक शास्त्र है, कक्षा 12। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, ये वार्षिक परीक्षा के लिए होता है, जो साल में केवल एक बार कराया जाता है। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट, यानी 3 घंटे पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट ये जो पेपर है इसको अच्छे से पढ़ने के लिए, इसके प्रश्नों को अच्छे से पढ़ने के लिए। निर्देश में देखिए, निर्देश पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको हर एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी को पता है। दूसरा है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। तीसरा पॉइंट है प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 10 शब्दों यानी एक वाक्य में देना है। ठीक है, चौथा पॉइंट है कि प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न 1 है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। पांचवा पॉइंट है कि प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न 2 है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। और 6 नंबर पॉइंट है प्रश्न संख्या 31 से 32 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना है। और सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने दिए हुए, यानी कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है वो सामने दिया होगा। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा स्टूडेंट। ठीक है, तो निर्देश आप लोगों ने पढ़ लिया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और हमने कॉपी वाला वीडियो बनाया हुआ है एक, कि बोर्ड एग्जाम में नागरिक शास्त्र की कॉपी कैसे लिखे, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें सारे डाउट आपके मैंने क्लियर किया है कि कौन सा प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब स्टूडेंट देख लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि 10 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले निर्देश इसमें भी दिए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न में कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में से दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि 1968 में भारत ने निम्नलिखित में से किस संधि को मानने से इनकार कर दिया था। यानी निम्नलिखित में से, यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत ने किस संधि को मानने से इनकार कर दिया था। क्या वो एनपीटी था, स्टार्ट था, नाटो था, या सीटीबीटी था। ठीक है, तो ये बताइए। तो इनमें से जो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो भैया का वाला हो जाएगा, एनपीटी। यहाँ पर देखिए एनपीटी, यानी यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए न्यूक्लियर। ठीक है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रेटरी। ठीक है, इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है कि परमाणु अपसार संधि। ठीक है, यानी परमाणु हथियार पर बैन हो जाएगा, यानी परमाणु आप नहीं रख सकते। तो इस पर भैया भारत ने क्या है, इनकार कर दिया इस पर संधि, यानी इस पर हस्ताक्षर, यानी इस पर साइन करने से। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि वैश्वीकरण किस प्रकार की अवधारणा है। तो वैश्वीकरण ये बहुआयामी अवधारणा है स्टूडेंट, मैंने काफी बार बताया है। तो दूसरे का आपका घ विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 नंबर यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करा रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कीजिए, क्योंकि पेपर में इसी तरीके से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, 6 उसके बाद में देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा कथन वायुमंडल के संदर्भ में सही है। यानी इन चारों में से कौन
सा कथन है भैया जो कि वायुमंडल में एक प्रकार से संदर्भ में सही है। तो इसका राइट आंसर मुझे सटीक नहीं पता था, मैंने गूगल से उठाया स्टूडेंट, मैं आपको कंफर्म बताऊं, ठीक है। मैं अंधेरे में आप लोगों को नहीं रखना चाहता क्योंकि आपका एक एक नंबर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर मुझे मिला गूगल से वो मिला खा वाला, वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा घट रही है स्टूडेंट। तो तीसरे का खा आंसर जो कि गूगल के हिसाब से मिला। आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए नीचे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि शाक थेरेपी का क्या अर्थ है। शाक थेरेपी यानी शार्क ये वाला स्टूडेंट SAARC शाक, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन, ऐसे कुछ इसका अर्थ है स्टूडेंट, ठीक है। शाक थेरेपी का अर्थ क्या होता है कि आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी किसी देश का ऊपर मान लीजिए कि कोई शाक थेरेपी की तरह युद्ध कर रहा है तो उसको आघात पहुंचाकर उसके उपचार करना यानी उसकी मदद करना, ठीक है। तो चौथा नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर दिया हुआ है कि WSF का पूरा नाम यानी बेसिकली इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड सोशल फोरम, ठीक है। वर्ल्ड सोशल फोरम WSF का पूरा नाम है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो पास हुआ माय डियर स्टूडेंट, ये कब पास हुआ, 31 अगस्त 1956 को। अब यहाँ पर देखिए 31 अगस्त 1956 कहाँ पर है, तो ये वाला है, ठीक है। याद रखिए 31 अगस्त 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ था। उसके बाद में देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की, केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की। तो ये आप जरूर याद रखिए स्टूडेंट क्योंकि पेपर में आपका आएगा, ठीक है। ये किया था यहाँ पर देखिए PC महालनोबिस, यानी इसका पूरा अर्थ क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, प्रसाद चंद्र महालनोबिस, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 2 मई, यहाँ पर याद रखिए 2 मई 1951 को हुई थी, ठीक है। तो ये 7वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, बॉम्बे प्लान का क्या उद्देश्य था। तो भैया बॉम्बे प्लान का बेसिकली जो उद्देश्य था वो था भारत का आर्थिक विकास करना। क्या करना, भारत का आर्थिक विकास करना, ये बॉम्बे प्लान का उद्देश्य था। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए 1975 ईस्वी में आपातकाल घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो उस समय की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। अब बताइए कि भारत में आपातकाल लागू कब हुआ, तो 25 जून, ठीक है, 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लागू हुआ था स्टूडेंट, ठीक है। याद रखिए पेपर में आएगा। लगभग कितने सालों के लिए लगा था ये अभी आप लोग कमेंट में बताइए क्योंकि मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बता दिया है। 7 नंबर, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कि किस दशक को स्वायत्तता का दशक कहा जाता है, ठीक है। तो वो भैया दशक आपका कौन सा हो जाएगा, 1960 हो जाएगा। तो 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये टोटल 10 बहुविकल्पीय प्रश्न था जो कि मैंने आपको बता दिया है और पेपर में भी ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। 1 मार्च को आप लोगों का पेपर है नागरिक शास्त्र का और सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा पेपर में, ठीक है। तो तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। इसमें 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सुरक्षा से क्या तात्पर्य है, यानी जो सुरक्षा है इससे तात्पर्य क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग बताइए कि भैया सुरक्षा से क्या तात्पर्य है। तो सुरक्षा से तात्पर्य है कि भैया किसी देश या किसी खतरा से अपनी सुरक्षा कर लेगा, वही सुरक्षा का तात्पर्य कहलाता है। इस तरह से आप लोग लिख दोगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये भी पेपर में टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं अति लघु उत्तरीय के, जो कि नागरिक शास्त्र की मैं बात कर रहा हूँ। टोटल ये भी 10 प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 अस्त्र नियंत्रण संधियों का नाम उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो एक तो आपका NPT हो जाएगा, ठीक है, NPT, और एक और हो जाएगा स्टूडेंट जो कि एक अस्त्र नियंत्रण संधि है, यानी किसी भी देश पर ये एक प्रकार से संधि अप्लाई होती है। कोई भी देश भैया चाहकर भी परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं कर सकता, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। उसके बाद में देखिए 13 नंबर क्वेश्चन की वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, यानी वैश्वीकरण जो है ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही पेपर में पूछा भी जाएगा। इन सभी का आंसर आप लोगों को विद्या क्वेश्चन बैंक में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी बैंक हो, क्वेश्चन बैंक हो, उसमें भी देखने को मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग हमारा कॉपी वाला वीडियो देख लीजिएगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं, उसमें मैंने पूरा पेपर सॉल्व करके बताया है और ये भी बताया कि भैया कॉपी कैसे लिखी जाती है, ठीक है। तो वो वीडियो देख लोगे तो आपका सारा डाउट जो है बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है
कि पृथ्वी सम्मेलन किस समस्या को लेकर आयोजित किया गया था। 2 नंबर का काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये पूछा गया है कि पृथ्वी सम्मेलन, तो मैं बात करूं पृथ्वी सम्मेलन 3 से लेकर यहाँ पर देखिए 14 जून 3 से लेकर 14 जून 1992 में हुआ था। और ये कब तक चला था? 3 से लेकर 14 जून तक। यह कहाँ पर चला था? ब्राज़ील के, यहाँ पर देखिए ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में, याद रखिए 1992 में, जिसको हम क्या कहते हैं? पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, जिसको हम रियो सम्मेलन भी कहते हैं, ये याद रखिए, जो कि पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर जानकारी के लिए था। ठीक है, इस पर लगभग 195 देशों ने क्या भाग लिया था। और हजारों स्वयंसेवी, यानी जो एक प्रकार से वहाँ के नेताएं थे या इम्पोर्टेंट लोग थे, ठीक है, जैसे मंत्री हो गए या एक प्रकार विदेश मंत्री, तो उन्होंने भी भाग लिया था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसमें बताया गया है रियो डी जनेरियो में 1992 में, ठीक है, ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि साक्षी संपदा का क्या अर्थ है। साक्षी संपदा का अर्थ बताइए, आप लोगों को बताना है। 2 नंबर का ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग कीजिएगा कि ये सारे क्वेश्चन को कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, फिर एक एक करके आप लोग, जैसा कि मैंने बताया, वीडियो भी हमारा देख सकते हैं, नहीं तो विद्या क्वेश्चन बैंक में भी आप लोग ढूंढ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट पेपर है। ये पेपर मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है। सिंडिकेट से अभिप्राय क्या है, इसके बारे में बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, देश के विभाजन से प्रभावित होने वाले 2 राज्यों के नाम लिखिए। ठीक है, तो देश के प्रभावित होने वाले 2 राज्यों का नाम लिखना है। तो एक तो आपका स्टूडेंट हो जाएगा कौन, जैसे मैं बताऊं आपका, तो एक तो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ तो भैया पश्चिम बंगाल प्रभावित हुआ। दूसरा आपका पंजाब हो जाएगा, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो वहाँ पर भी पंजाब है, भारत में भी पंजाब है। तो पंजाब और पाकिस्तान से नाता है, एक प्रकार से नाता था, जो कि उसमें पहले एकजुट था जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था। और पहले क्या था, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का नाता था। तो ये दोनों देश जो है, दोनों राज्य जो है भारत के, वो प्रभावित हुए जब कोई देश आज़ाद हुआ या कोई देश अलग हुआ। ठीक है, उसके बाद में देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, अल्पमत सरकार किसे कहते हैं। अल्पमत सरकार बेसिकली वो होता है कि कोई भी सदस्य, मान लीजिए कि अभी एक हाल ही में चुनाव हुआ था, ठीक है, कौन सा चुनाव हुआ था स्टूडेंट, जो कि पीएम मोदी वाला, एक प्रकार से प्रधानमंत्री वाला चुनाव। ठीक है, तो उसमें क्या है, उत्तर प्रदेश में कितने 80 सीटें थी। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें थी, लगभग 37 सीटों में क्या है, एक प्रकार से समाजवादी पार्टी का एक प्रकार दबदबा था, और बाकी की सीटों में जो कि कमल वाले, यानी एक प्रकार से भाजपा का सबसे ज़्यादा वो था, ठीक है, सीटें थी। तो दोनों में क्या है, अब देखो वो चाह कर भी, यानी जो समाजवादी पार्टी वो चाह कर भी वो क्या एक प्रकार से सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि वो अल्पमत सरकार है, उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिली है, इसी को कहते हैं अल्पमत सरकार स्टूडेंट। ठीक है, इसके डिटेल में मैंने समझाया है, और वीडियो देख सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं। मध्यावधि चुनाव उस परिस्थिति में स्टूडेंट कराया जाता है कि मान लीजिए कि कोई सिचुएशन आ गई है और वो जो वर्तमान में जो एक प्रकार से वर्तमान में जो चुनाव लड़ा है वो जीता है, और वर्तमान में जो एक प्रकार से कुछ भी है, यानी सदस्य है, यानी ठीक है, तो सदस्य है, और वो उस परिस्थिति में क्या है, उस चुनाव को एक प्रकार से छोड़ना चाहते हैं, वो उस पद को छोड़ना चाहते हैं, तो उस समय जो चुनाव कराया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक ग्राम प्रधान है, ठीक है, वो जीत चुका है, ग्राम प्रधान क्या है, उस समय में चुनाव कराना चाहते हैं, यानी वो हटना चाहते हैं कि भैया मैं प्रधान पद से मुझे मुक्ति चाहिए, हमें नहीं इस पर रह सकता, ठीक है, या कोई भी परिस्थिति, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस समय जो चुनाव कराया जाता है उसी को मध्यावधि चुनाव कराया कहता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये टोटल 10 क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद में देखिए अब क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग पूछा गया है। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन अब इंटरेस्टिंग पूछे गए हैं, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न बना चुका है। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन होते हैं, 5-5 नंबर का प्रत्येक प्रश्न ये पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया, इसके किन्हीं 2 विशिष्ट संस्थाओं के नाम लिखिए तथा उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया और इसके किन्हीं 2 विशिष्ट संस्थाओं का हमें नाम लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोगों का कितना नंबर, 5 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि 5 नंबर का एक आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। ठीक है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट कि भारत के नागरिक के रूप में भारत की राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता क्यों होनी चाहिए, इसके पक्ष में 2 तर्क दीजिए। ठीक है, तो इसके पक्ष में भैया आपको 2 तर्क देना है, 2.5 नंबर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक दे दिया जाएगा, और इसके पक्ष में जो आप 2 तर्क दे देंगे उसके लिए भी 2.5 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो रोक कर ये सभी प्रश्नों को आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं।
23 नंबर क्वेश्चन देखिए, आसियान का निर्माण क्यों किया गया? ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल है, इसके पक्ष में अपने विचार को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसमें भी 5 नंबर दिया जाएगा। और 24 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली, ठीक है, एक दलीय जो प्रभुत्व प्रणाली का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो टोटल आपके बेसिकली 6 क्वेश्चन है और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 50 शब्दों में इसका आंसर देना है आप लोगों को। ठीक है, जो नागरिक शास्त्र के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो मैं वीडियो बनाता ही हूँ, और भी अदर सब्जेक्ट के लिए वीडियो बनाता हूँ। और आप लोग चैनल पर नए स्टूडेंट तो आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है स्टूडेंट, कि आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कि 1975 ईस्वी में आपातकाल लागू होने से हमें क्या सीख मिलती है, स्पष्ट कीजिए। यानी 25 जून 1975 जो कि उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ठीक है, उस समय जो भैया भारत में एक प्रकार से आपातकाल लागू हुआ, तो हमें उससे क्या सीख मिलती है भैया, ये बताना है। ठीक है, और 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कि असम आंदोलन सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिली जुली अभिव्यक्ति था, तथ्य सहित उदाहरण स्पष्ट कीजिए। यानी तथ्य सहित हमें उदाहरण स्पष्ट करना है, तो इसके लिए बताना है 5 नंबर का। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न 2 आ चुका है, जो कि 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। टोटल 4 क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न 2 का होता है। आंसर आपको अपने निर्देश में पढ़ा होगा कि इसका आंसर कितने में दे रहा है, 100 से लेकर 125 शब्दों में इसका हमें आंसर बेसिकली दे रहा होगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए 4 क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, जिसके लिए 6 नंबर आपको एक प्रश्न पर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट बेसिकली कि भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वर्तमान की एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता है। वर्तमान परिस्थितियों की दृष्टि से क्या आप इससे सहमत हैं? अपने मत की पुष्टि क्या है, अपने जो मत है यानी एक प्रकार से अपना विचार, ठीक है, मत की पुष्टि में तर्क दीजिए। तो ये भी आपका 3 नंबर का। आपको थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन बड़ा है नहीं। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर भी बड़ा आपको देना होगा, तो इसीलिए आपको बड़ा लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन इसका आंसर मैंने कॉपी वाली वीडियो में बताया हुआ है, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में, क्योंकि ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल पेपर है स्टूडेंट। आप नहीं विश्वास करते तो आप लोग जाकर यूपी एमएसपी जो कि माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड प्रयागराज के द्वारा बोर्ड ये जारी हुआ है पेपर, ठीक है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं, ऑफिशियल पेपर है स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद में देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कि वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक में विभिन्न देशों के लिए प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए, किन्हीं 3 कारणों को उल्लेख कीजिए। यानी किन्हीं 3 कारणों का हमें उल्लेख करना है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग कारण है, इसके लिए बताना है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है कि नियोजन से क्या अभिप्राय है? नियोजित अर्थव्यवस्था की राह में प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 1989 के बाद, देखिए 89 के बाद की अवधि की भारतीय राजनीति के मुद्दे में क्या, यहाँ पर देखिए मुख्य मुद्दे क्या रहे, इनकी भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये भी भैया 6 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो टोटल 4 क्वेश्चन था, मैंने बता दिया है। अब आ चुका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि पेपर में स्टूडेंट बेसिकली आपको 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 16 नंबर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जिसके लिए कितना नंबर दिया जाएगा? 16, 8 दूनी 16 नंबर। ठीक है, और वो 2 प्रश्न कौन से हो सकते हैं? देखिए जैसे ये दिया हुआ है पेपर के द्वारा कि 31 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षेस क्या है, इसका गठन कैसे हुआ, दक्षिण एशिया की प्रगति में दक्षेस यानी सार्क ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा सके, इसके लिए क्या आप सुझाव देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट दक्षेस क्या है 2 नंबर, इसका गठन कैसे हुआ 2 नंबर, बाकी के 4 नंबर इसके लिए आपको दिया जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अथवा लगा है। मान लीजिए कि ऊपर वाले प्रश्न का उत्तर नहीं पता है, तो आप ये वाला पेपर में कर लीजिएगा कि 2 ध्रुवीय विश्व का क्या अर्थ है, इसके विघटन के 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी बेसिकली यहाँ पर 4 कारण आपको बताना है। ठीक है, और आपको 8 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से बेसिकली वहाँ पर एक करना रहेगा। यहाँ पर देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित देशों के साथ भारत के वैदेशिक संबंधों की व्याख्या कीजिए। भारत पाकिस्तान, भारत चीन। ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर दिया जाएगा, अथवा करके स्टूडेंट यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक है, आप इस पर कर सकते हैं कि गुट निरपेक्ष
गुट निरपेक्षता की नीति का क्या अर्थ है? वर्तमान परिस्थितियों में ये भारत के लिए प्रासंगिक है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए। तो बेसिकली 32 में से ये दोनों में अथवा में से केवल एक करना है और वहाँ पर भी केवल एक करना है। लेकिन अभी आप मैं फिलहाल की मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये चारों प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि पेपर में कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो एक वायरल पेपर था जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोग इस बार बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपका एग्जाम तक साथ रहूँगा और पूर्ण रूप से तैयारी कराऊंगा। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।